हमारी सभी आशा बहनों को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं और नमस्कार। आशा संवाद के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का इस चैनल के प्रति उत्साह देखकर हम भी उत्साहित हैं और चाहते हैं कि आपको रोजाना किए जाने वाले कामों के बारे में जानकारी दें और इसे ऐसा मंच बनाएं जहां आप सभी आशा बहनों के अनुभवों के साथ नए नए उपयोगी स्वास्थ्य मुद्दों पर संवाद हो सके। हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है उच्च जोखिम गर्भवती महिला की पहचान, जिसे HRP फॉलोअप भी कहते हैं। आप इनको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रति माह की 9 एवं 25 तारीख को चिकित्सक से जांच कराने के लिए अस्पताल लेकर आती हैं। इस प्रकार आप माताओं और शिशुओं के जीवन को सुरक्षित बनाने में सहयोग कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं विशेष संदेश देने के लिए डॉक्टर रचना दुबे, संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जो कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल भोपाल की अधीक्षक भी हैं। नमस्कार। आज सभी आशाएं हमारे साथ आशा संवाद में जुड़ी हैं। इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे वो है महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब हमारी आशाएं जो सबसे महत्वपूर्ण लिंक हैं हमारे मरीज़ों से और हमारे तक पहुंचने में, अगर उनको ये चीज़ मालूम पड़ जाए कि सबसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, उनको समय रहते हम अस्पतालों में पहुंचा दें, तो हमारी बहुत सारी माताएं जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है उसको हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है। अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम उम्र में या 35 इयर्स की ज़्यादा उम्र में पहली बार माँ बने, या उसकी हाइट 4.7 फीट से कम है, या उसको बहुत ज़्यादा खून की कमी है। आप लोग अक्सर जाते हैं और टेस्ट करते हैं, तो खून की कमी एक बहुत बड़ा कारण होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी बनाने में, जो कि डिलीवरी के टाइम PPH हो सकता है। इसलिए एनीमिया को पहचानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला के ट्विन प्रेगनेंसी हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो ये भी हाई रिस्क होता है। किसी का ब्लड प्रेशर अगर 5वें महीने से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और 140/90 से ज़्यादा है, तो आप तुरंत उसको अस्पताल में लेके आएँ। ये सब हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि ये प्री एक्लेम्शिया, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसको प्री एक्लेम्शिया होने की संभावना है। प्री एक्लेम्शिया माने हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले वो सारी प्रॉब्लम जिसके लिए हाई रिस्क होती है महिला। तो एनीमिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर की जांच करी अगर आपने और शुगर की जांच में उसको डायबिटीज़ निकले, ब्लड थायराइड की प्रॉब्लम हो या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो, ये कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इनको तुरंत अस्पताल लेके आना है। साथ ही वो सभी महिलाएं जैसे जिनको HIV हो या बार बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो और वो गर्भवती महिलाएं बन जाएं, तो उनको लेके आना है। टॉर्च का इन्फेक्शन हो या पुराने कई बार एबॉर्शंस हो चुके हों, या कोई ऐसा जो आड़ा बच्चा हो या पुराना सीजर हुआ हो, ऑपरेशन से बच्चा हुआ, ये सारी हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इन सारे हाई रिस्क फैक्टर्स को यदि आप शुरू के पहले टाइम जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आप पहचान लें तो और आप अस्पताल ले जाएं, तो बहुत सारी महिलाएं इससे बच सकती हैं। हमारे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत हर 9 तारीख को और हर 25 तारीख को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो सारी महिलाएं जो इसके लिए हाई रिस्क होती है महिला, तो एनीमिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर की जांच करी अगर आपने और शुगर की जांच में उसको डायबिटीज़ निकले, ब्लड थायराइड की प्रॉब्लम हो या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो, ये कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इनको तुरंत अस्पताल लेके आना है। साथ ही वो सभी महिलाएं जैसे जिनको HIV हो या बार बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो और वो गर्भवती महिलाएं बन जाएं, तो उनको लेके आना है। टॉर्च का इन्फेक्शन हो या पुराने कई बार एबॉर्शंस हो चुके हों, या कोई ऐसा जो आड़ा बच्चा हो या पुराना सीजर हुआ हो, ऑपरेशन से बच्चा हुआ, ये सारी हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इन सारे हाई रिस्क फैक्टर्स को यदि आप शुरू के पहले टाइम जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आप पहचान लें तो और आप अस्पताल ले जाएं, तो बहुत सारी महिलाएं इससे बच सकती हैं। हमारे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत हर 9 तारीख को और हर 25 तारीख को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो सारी महिलाएं जो कि हाई रिस्क होती हैं उनको आइडेंटिफाई आपने अगर किया हो, तो आप अस्पताल लेके आइए। वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका इलाज होगा और समय रहते खून की कमी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका
निराकरण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 9th मंथ में सीधे आई मरीज और हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम क्या ही कर लेंगे डॉक्टर्स। तो माँ को और बच्चे को स्वस्थ रखना, उसको सुरक्षित रखना, उसकी सेफ डिलीवरी होने में आपका हमसे भी ज़्यादा योगदान है। तो अपना इम्पोर्टेंस समझिए, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट हो तो आप इस आशा संवाद के माध्यम से हम लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मार्गदर्शन दिया। अब हम देखेंगे उच्च जोखिम की गर्भावस्था, उसके संभावित कारणों एवं उच्च जोखिम लक्षणों वाली गर्भवती महिला की देखभाल तथा उनके और बच्चे के जीवन के लिए क्या-क्या खतरे हो सकते हैं। नमस्ते दीदी, मैं हूं आपकी साथी आकांक्षा। दीदी, गर्भावस्था हर महिला के लिए एक खास पल होता है, लेकिन इस दौरान कुछ जोखिम भी होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सही वजन और पोषण भी माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किन बातों और जोखिम भरे चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी महिला को बहुत तेज सिर दर्द हो, धुंधला दिखे, बार बार उल्टी हो, पैरों में सूजन आ रही हो, गर्भावस्था में अत्यधिक खून गिर रहा हो, झटके आ रहे हों, खून की कमी हो, गर्भस्थ में शिशु की हलचल महसूस नहीं हो रही हो, गर्भस्थ में शिशु की हृदय गति 120 से कम या 160 से अधिक हो, महिला का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, समय से पहले झिल्ली अमनियोटिक थैली का फटना या BP 140/90 से अधिक हो, तो यह संकेत प्री एक्लेम्पसिया या पोषण की कमी का संकेत हो सकता है, जो बहुत खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में महिला को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अब बात करते हैं वजन और पोषण की। गर्भावस्था में सही वजन बढ़ना ज़रूरी है और इसके लिए हर महिला को चाहिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड, जो उसे अंडा, दूध, मूंगफली, गुड़, पालक, चना, संतरा, हरी सब्जियां, दूध, दही और पनीर जैसे चीज़ों को खाकर मिल सकती हैं। याद रखिए दीदी, नियमित ANC चेकअप, सही खानपान और थोड़ी जागरूकता से हम माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्ते दीदी, मैं हूं अपूर्वा और आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप यानी PIH की पहचान और स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है। PIH की पहचान की सबसे पहली और ज़रूरी विधि है रक्तचाप की नियमित जांच। अगर रक्तचाप 140/90 या उससे ज़्यादा होता है तो यह PIH का संकेत हो सकता है। दूसरी ज़रूरी जांच है पेशाब में प्रोटीन की जांच, जिसे डिपस्टिक टेस्ट से किया जाता है। अगर इसमें प्रोटीन +2 या उससे अधिक आता है तो यह प्री एक्लेम्पसिया का संकेत हो सकता है, जिससे और गंभीर स्थिति बन सकती है। कुछ मामलों में महिला को तुरंत रेफर करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो यानी 160/110 या उससे ऊपर, या पेशाब में लगातार प्रोटीन पाया जाए या दौरे आने लगे। ऐसे में महिला को तुरंत उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर भेजना चाहिए। बात करते हैं संतुलित आहार की। PIH से बचने के लिए आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जो कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर हो, जैसे दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और फल। नमक का सेवन सीमित करें, क्योंकि ज़्यादा नमक रक्तचाप बढ़ा सकता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और रक्त प्रवाह ठीक बना रहे। अब जानते हैं PIH से बचाव के लिए हमें कैसी जीवन शैली अपनाना चाहिए। हल्का व्यायाम जैसे टहलना और सुबह शाम की हल्की गतिविधियाँ आपके रक्त संचार को बेहतर बनाती हैं। लेकिन दीदी, बहुत अधिक आराम भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आराम और गतिविधि के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। दीदी, PIH एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए हमें समुदाय को जागरूक करते रहना चाहिए। समुदाय में आशा और ANM कार्यकर्ताओं को PIH के लक्षण जैसे सिर दर्द, हाथ पैर में सूजन, धुंधला दिखना और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, इन सभी चेतावनी संकेतों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। परिवार के सदस्य, खासकर पति और सास को भी PIH के खतरे के बारे में समझाना जरूरी है, ताकि समय पर सही निर्णय लिया जा सके और महिला को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जा सके। गर्भवती महिला को ANC जांच के महत्व के बारे में समझाना चाहिए, ताकि समय रहते रक्तचाप की निगरानी हो सके और कोई भी समस्या शुरुआत में ही पकड़ी जा सके। साथ ही महिला को यह सिखाना जरूरी है कि कब डॉक्टर के पास जाना है, जैसे यदि हाथ पैर बहुत सूज जाए, सिर में लगातार दर्द हो या नज़र धुंधली हो जाए। दीदी,
अब बात करते हैं उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान या निगरानी की। जिन महिलाओं को पहले से उच्च रक्तचाप या मधुमेह है, उम्र 35 वर्ष से अधिक है या जिनको पिछली गर्भावस्था में PIH रहा हो, उन्हें विशेष निगरानी की जरूरत होती है। हम बात करेंगे इमरजेंसी की स्थिति में रेफरल की प्रक्रिया पर। ऐसे मामलों में तुरंत रेफरल करना जरूरी है और कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे सबसे पहले मरीज को स्थिर करें, मरीज के आस पास भीड़ न करें। फिर नजदीकी उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधा CHC जिला अस्पताल से संपर्क करें और रेफरल की जानकारी दें। 108 एम्बुलेंस या अन्य उपलब्ध साधन से सुरक्षित एवं जल्दी से मरीज को भेजें। रेफरल फॉर्म या MCP कार्ड पर सारी जानकारी भरकर मरीज के साथ भेजें और अंत में परिवार को रेफरल का कारण और अगली कार्रवाई स्पष्ट रूप से समझाएं। याद रखें, सही समय पर किया गया रेफरल जीवन बचा सकता है। धन्यवाद। तो आज की चर्चा से हमने सीखा कि उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान समय पर हो जाने से कितनी ही गर्भवती महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है सभी गर्भवती माताओं का सही समय पर पंजीयन एवं नियमित जांच, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती का फॉलोअप और सही समय पर रेफरल। बर्थ वेटिंग होम में प्रसव दिनांक से 5-7 दिवस पूर्व भर्ती हो। अब हम आपको दिखाएंगे हमारे बीच की एक आशा, श्रीमती राजाबाई की प्रेरक कहानी, जिसने अपनी हिम्मत, सूझबूझ एवं तत्परता से श्रीमती सुखबाई की जान बचाई। आज हम सुनाएंगे एक ऐसे आशा की कहानी जिसने समाज के अंधविश्वास के विरुद्ध जाकर एक ऐसी महिला की जान बचाई जिसे जहरीले सांप ने काट लिया था। जिला रायसेन के विकास खंड सिलवानी के ग्राम गुप्ती हमीरपुर की आशा श्रीमती राजाबाई आदिवासी के गांव में एक महिला श्रीमती सुखवती बाई को 18 जुलाई की शाम 5 बजे जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन उसे निकट के ग्राम में झाड़ फूक हेतु ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि पीड़िता के देवर ने आशा श्रीमती राजाबाई को सूचित किया। आशा बिना देर किए तत्काल पीड़िता के घर पहुंची और अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पीड़िता की सास ने विरोध किया, लेकिन आशा ने अन्य परिजनों को समझाया। किसी प्रकार परिजन सिविल अस्पताल सिलवानी ले जाने को तैयार हुए। इसी बीच आशा ने BCM को सूचना दी। BCM ने BMO को सूचित कर अस्पताल स्टाफ को उपचार के लिए तैयार कराया। समय पर श्रीमती सुखवती बाई को उपचार मिलने से वे स्वस्थ हो गयी। असल में परिवार वालों ने आशा पर इसीलिए भरोसा किया क्योंकि उसने अपने गांव में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराई हैं, जिसकी वजह से उसके गांव में एक भी मातृ एवं शिशु मृत्यु दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में 100% गर्भावस्था पंजीयन एवं ANC सभी शिशुओं और बच्चों का टीकाकरण कराया है। हर घर के बारे में समस्त जानकारी है। हम सभी आशा बहनों से उम्मीद करते हैं कि वे भी समुदाय का इसी प्रकार विश्वास जीते और इस संदेश का प्रचार प्रसार करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में झाड़ फूक ना कराएं, तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं, समय पर सही उपचार से जीवन बचाएं। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है अंधविश्वास के विरुद्ध बीड़ा उठाने की। बहनों, अब समय है आपकी जिज्ञासाओं तथा उनके समाधान का। पिछले एपिसोड में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हमारे विशेषज्ञ समाधान करेंगे। तो प्रश्न है, एक महिला को कितनी बार और किस माह में FCM इंजेक्शन लगाया जा सकता है? क्या FCM इंजेक्शन सरकारी संस्थानों पर शुरू हो चुके हैं? FCM आयरन इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है? FCM फेरिक कार्बाल्सी माल्टोज इंजेक्शन है। ये आयरन का एक लोडिंग, मतलब एक साथ बल्क में ज़्यादा मात्रा में दिए जाने वाला आयरन का डोज है। बहुत सरल और सुरक्षित है और सारी ऐसी प्रेग्नेंट महिलाओं को जो दूसरे तिमाही या सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं से लेके बच्चा पैदा होने के बाद तक ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। कुछ कुछ स्थितियों में इसको अन्य लोगों को भी लगाया जाता है जिनको गंभीर खून की कमी है और जो खून की कमी आयरन की कमी की वजह से है, उन सबको ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ये हमारे जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हमारी आशाएं प्रेरित करके अस्पताल लेके आएंगी
तो उस समय अस्पताल में जिन संस्थाओं में डॉक्टर MBBS उपलब्ध हैं वहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। एक महिला को सामान्यतः 1 डोज सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद लगाया जाना है। इससे ज़्यादा भी लगाया जा सकता है, मगर 1 डोज सरलता से हम दे सकते हैं जिसमें आयरन की कमी हो, उसमें ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर हमें रिपीट करने की ज़रूरत है तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसको आयरन की ही कमी है, साथ में उसको दूसरी कमी तो नहीं है, ये हमें अलग से रूल आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम उसमें जांच करेंगे कि सिकल सेल तो नहीं है, B12 की कमी तो नहीं है, या अन्य कारणों से खून की कमी तो नहीं है। अगर ये सुनिश्चित कर लेते हैं और हमारे मेडिकल ऑफिसर समझते हैं कि इस इंजेक्शन को और भी लगाना है तो दोबारा भी हम रिपीट लगा सकते हैं। सामान्यतः यह इंजेक्शन एक बार सभी PSC के ऊपर की जितनी भी संस्थान हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, हमारा मेडिकल कॉलेज है, सारी संस्थाओं में ये इंजेक्शन फ्रीली उपलब्ध है और हम इसका लाभ लेंगे तो हमारी गर्भवती महिलाओं में बहुत शीघ्रता से खून की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। एक गर्भवती महिला की जांच कितने दिनों में और कितनी बार होनी चाहिए? हर गर्भवती महिला को कम से कम 6 जांचें करवानी चाहिए, जिसमें प्रथम त्रैमास में एक जांच आवश्यक रहती है। उसके बाद जो है हर 1.5 माह में उसकी जांच होती है। लेकिन जहां 7.5 महीने की गर्भावस्था होती है तो हर 15 दिवस में जांच आवश्यक होती है। इसमें से एक जांच जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ से करवानी आवश्यक रहती है। यदि स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो हम महिला चिकित्सक या मेडिकल ऑफिसर से जाँच करवाएँ। और इसमें एक बात और ध्यान देने योग है कि यदि कोई हाई रिस्क फैक्टर होता है, महिला हाई रिस्क है, तो उसमें 2 अतिरिक्त फॉलोअप जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। डिपेंड करता है कि हाई रिस्क कब आइडेंटिफाई हुई है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए कि 6 जांचें हर गर्भवती महिला के लिए, और हाई रिस्क फैक्टर अगर आइडेंटिफाई हुआ है तो 2 फॉलोअप मिनिमम, और यदि आवश्यकता होती है तो 3 से 4 फॉलोअप तक आवश्यक होते हैं जब तक कि महिला की डिलीवरी नहीं हो जाती। अगला प्रश्न है, अधिकतर महिलाओं का ऑपरेशन यानी C-सेक्शन होता है और 1 घंटे में स्तनपान नहीं कराया जाता, इसके लिए क्या किया जाए? हम सभी जानते हैं कि जो माँ का पहला दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है, वो बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि न केवल यह पौष्टिक होता है बच्चे के लिए, साथ ही बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। सिजेरियन सेक्शन में 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि माँ एनेस्थीसिया के असर में होती है, उसे दर्द होता है। ऐसे में बच्चे के साथ माँ को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाए ऑब्स्टेट्रिक ओटी के अंतर्गत। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, वो माँ को सही पोजीशनिंग में मदद कर सकते हैं, जैसे साइड क्रैडल है, साइड लाइंग है, फुटबॉल पोजीशन है, और साथ ही दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तकिए का उपयोग करके माँ को प्रॉपर पोजीशनिंग में सहायता दे सकते हैं, जिससे 1 घंटे के भीतर माँ बच्चे को अपना दूध पिला सके। इससे केवल यही नहीं होगा कि नवजात शिशु के ही जो स्वास्थ्य है उसके लिए तो लाभदायक होता ही है ये दूध, साथ ही जो माएँ होती हैं उनमें भी PPH और ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को कम करता है। तो माँ का जो पहले घंटे का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और सिजेरियन सेक्शन में भी माँ अपने बच्चे को 1 घंटे के भीतर दूध पिला सकती है। धन्यवाद मैडम एवं सर। आशा बहनों से अपेक्षा है कि वे अपनी अपनी आशा पर्यवेक्षकों एवं CHO के साथ मिलकर इस एपिसोड को देखेंगी, अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में लिखेंगी। हमारा आज का एपिसोड समापन की ओर बढ़ रहा है, और आज जब दशहरे का अवसर है तो उसकी चर्चा किए बिना ये एपिसोड अधूरा रह जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं? आइए डॉक्टर राकेश बोहरे सर से इस बारे में सुने। अभी अभी हम लोगों ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का पखवाड़ा पूरा किया है, और इस पूरे पखवाड़े में हम लोगों ने विभिन्न गतिविधियां की हैं जो कि एक स्वस्थ परिवार का आधार है। इसके साथ साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, चूँकि हम एक दशहरा त्यौहार मनाने वाले हैं। दशहरा त्यौहार जो हमारे परंपराओं से मनाया जाता है, ये त्यौहार है सीमा उल्लंघन का। सीमा उल्लंघन मतलब पिछले साल जो हमने रिकॉर्ड बनाए थे उनको ब्रेक करने का।
इसमें एक आपने सुना होगा कि हम किसी काम का बीड़ा उठाते हैं। बीड़ा उठाना क्या है, इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। पहले हम लोग जो त्यौहार मनाते थे परंपराओं से, उसमें ऐसे पान की बीड़ा सामने रखे जाते थे और उस बीड़ा को लोग उठाते थे और संकल्प उसके साथ में लेते थे कि इस साल पिछले साल से हम ये काम नया करेंगे। तो मैं भी आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ये बीड़ा उठाएं कि हमारे समाज की समस्त नारियों को हमें स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रयास करना है। पिछले साल से हम इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे, तब निश्चित तौर पर हमारी ये बहुत बड़ी विजय होगी और ये दशहरा हमारा इस वर्ष का सार्थक होगा। तो बुराइयों पर अच्छाई की विजय हो और इस शुभकामनाओं के साथ मैं NHM परिवार की तरफ से सभी लोगों को बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। हमारे अधिकारियों, विशेषज्ञ और सभी आशा बहनों का आज की सहभागिता के लिए धन्यवाद।